नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपकी जो मनोविज्ञान की क्लास होगी वो 16 नंबर क्लास है और यूनिट नंबर 4 आज आपकी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद आपकी यूनिट 5 ही शेष रहेगी बस। तो आपकी इस साइकोलॉजी में केवल 5 यूनिट हैं। तो आज हम बात करेंगे विविध अधिगमकर्ता और बालकों के प्रकारों के बारे में। ठीक है, तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साइकोलॉजी बहुत शानदार तरीके से मैंने पढ़ाई भी है। और हम बात करेंगे सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी बच्चों के प्रकार कितने हैं, किस किस तरीके के बच्चे इस संसार में पाए जाते हैं और इनका मनोवैज्ञानिक संप्रत्य किसने दिया था, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक कर दें एक बार, और एक बार साथियों मुझे ना मोटिवेट किया करो आप लोग भी, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके एक बार मोटिवेट किया करो। और इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लो, किससे, प्ले स्टोर पर आपको ऐप दिया गया है, खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप। हम बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता का जो संप्रत्य दिया था साथियों, वो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे गाल्टन साहब। गाल्टन के द्वारा इस संप्रत्य को दिया गया था कि व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की विभिन्नता होती है और कोई भी बालक समान नहीं होता, हर बच्चे में कोई ना कोई विभिन्नता पाई जाती है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्य दिया था गाल्टन ने। और गाल्टन के साथ साथ अनेक और भी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने उसका योगदान भी दिया था, जैसे टायलर, जेम्स ड्रेवर, कैटल, स्किनर आदि के द्वारा भी इस दिशा में योगदान दिया गया था। अब टायलर ने परिभाषा क्या दी थी, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में कुछ जो मनोवैज्ञानिक थे उनकी परिभाषा है। टायलर की परिभाषा, शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, उपलब्धि, रुचि, अभियोग्यता आदि पक्षों में पाई जाने वाली विभिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो ये परिभाषा टायलर की आपको याद रखनी है। उसके बाद स्किनर साहब ने परिभाषा दी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के समस्त वे पहलू आते हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इस परिभाषा को आप लोग याद रख लेंगे। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहली विशेषता है विभिन्नता या विचलनशीलता। कोई भी दोशील गुण किसी भी दो व्यक्तियों में बिल्कुल समान नहीं पाए जाते, उनमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है प्रसामान्यता या प्रतिमानता। जब किसी भी एक समूह को शील गुणों के आधार पर मापा जाए तो बहुत कम व्यक्तियों में शील गुणों की मात्रा किसी में बहुत अधिक पाई जाती है। तो किसी में शील गुणों की मात्रा अधिक और किसी में कम पाई जाती है, ये होती है हमारी प्रतिमानता। उसके बाद अधिकांश व्यक्तियों में शील गुणों की मात्रा सामान्य भी होती है, किसी में अधिक, किसी में कम, किसी में नॉर्मल। फिर है बुद्धि की विभेदीय दर, शारीरिक वृद्धि की विभेदीय दर कि शारीरिक वृद्धि में भी क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। सीखने की दर में भी विभिन्नता पाई जाती है। और फिर शील गुणों का परस्पर संबंध भी उनमें पाया जाता है कि शील गुण परस्पर संबंधित होते हैं, एक शील गुण दूसरे शील गुण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वंशक्रम व वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है व्यक्तिगत विभिन्नता पर, यह भी आपको याद रखना है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता के स्तर कौन कौन से हैं, किस किस आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। नंबर 1 है शारीरिक स्तर पर भी, बुद्धि के स्तर पर भी विभिन्नता पाई जाती है, उपलब्धि में भी विभिन्नता होती है और व्यक्तित्व में विभिन्नता होती है और संवेगात्मक विभिन्नता भी पाई जाती है और गत्यात्मक योग्यताओं में भी विभिन्नता पाई जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर रुचि किसको कहते हैं, अभिरुचि किसको कहते हैं, अभिवृत्ति, इन तीनों पॉइंटों को आप लोग एक बार बारीकी से समझना है। और यहाँ से प्रश्न बना है, कई बार बना है। रुचि की बात करते हैं साथियों, इसको इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं। रुचि का संबंध मनोशारीरिक कारणों से होता है, अर्थात रुचि पर वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि रुचि क्या है, जन्मजात भी है और अर्जित भी है, और जन्मजात भी है, क्योंकि इस पर वंशक्रम का और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अभिरुचि जिसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं और इसी को हम अभियोग्यता, अभिक्षमता भी कहते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, जन्मजात होती है। इसके द्वारा बालक के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि अभिरुचि का संबंध संपूर्णतः व्यक्तित्व से होता है, जबकि रुचि का संबंध, रुचि जो है एक व्यक्तित्व का क्या है, पहलू है। ये आपको याद रखना है
कहते हैं ना कि पूत के पाँव तो पालने में ही दिख जाते हैं। तो ये हमारी एक अभिरुचि होती है, ये जन्मजात होती है। और मनोवृत्ति, मनोवृत्ति क्या है साथियों, ये हमारी मुख्य रूप से सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है इस पर, और ये क्या है, अर्जित होती है। इसको बोलते हैं एटीट्यूड। मनोवृत्ति कह लो चाहे अभिवृत्ति कह लो, तो ये तीनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए, प्रश्न यहाँ से बनता है। व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक सुनिएगा। सबसे पहला कारक तो आपको वंशानुक्रम याद रखना है। दूसरा कारक है वातावरणीय कारक। अब वातावरणीय कारक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पारिवारिक, विद्यालय, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। उसके अलावा धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, ये सभी बच्चे को प्रभावित करते हैं। उसके बाद मनोवैज्ञानिक वातावरण, भौतिक वातावरण, शहरी व ग्रामीण वातावरण, जाति के, देश के आधार पर, ये सभी कारक ऐसे हैं वातावरण के जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विविध अधिगमकर्ता। सबसे पहले बात करते हैं विशिष्ट बालकों की। मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार प्रत्येक बालक कैसा होता है, विशिष्ट होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि जो बालक औसत दर्जे के बालकों से कुछ भिन्न होता है उसको हम क्या कहेंगे, विशिष्ट बालक कहेंगे। ऐसे बालक सामान्य दर्जे के बालकों से या तो आगे निकल जाते हैं या फिर पीछे जाते हैं, या तो तीव्र बुद्धि वाले होंगे या फिर मंद बुद्धि के। अब कुछ विशिष्ट जो बालक हैं उनके प्रकार देखिएगा। अब बालक कई प्रकार के होते हैं, विशिष्ट बालक कई प्रकार के होते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक किसको कहते हैं, क्रो एंड क्रो का कथन क्या है। प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। ऐसे बालक जिनकी या तो मंद बुद्धि, जो बुद्धि लब्धि है वो 130 से अधिक होती है, या फिर वे बालक जो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते तो हैं, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, वो सब क्या हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता क्या होती है, पहली विशेषता है उनकी सकारात्मक सोच होती है, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, सहनशीलता उनमें पाई जाती है, धैर्यवान होते हैं और आत्मसम्मान के साथ साथ दूसरों का सम्मान करने वाले होते हैं, अधिक स्वस्थ होते हैं और कठिन विषयों में रुचि रखते हैं। ये सब प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता है। विद्यालय जाने से पहले पढ़ना लिखना, अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता, नेतृत्व क्षमता और उत्तरदायित्व की क्षमता आदि। अब हम बात करें प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जैसे उनको तीव्र प्रोन्नति दी जाए, त्वरण प्रक्रिया होनी चाहिए, संवर्धन, निगमन, ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट, प्रयोगशाला आदि विधियों के द्वारा उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। पृथक कक्षाओं की उनको व्यवस्था करनी चाहिए। अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति उनके लिए की जानी चाहिए। पुस्तकालय की सुविधा हो, नेतृत्व का प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, कभी कभी कक्षा में पढ़ाने के अवसर भी उनको प्रदान करने चाहिए। तो ये अपने प्रतिभाशाली बालक। उसके बाद आते हैं पिछड़े हुए बालक। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक कौन कौन से होते हैं। वर्टन हॉल का कथन है, सामान्य पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है। ये क्या है, पिछड़े हुए बालक, वर्टन की परिभाषा। उसके बाद वर्ट साहब ने क्या बताया, देखो वर्टन हॉल अलग है और वर्ट अलग है। वर्ट ने बताया कि पिछले बालक वे होते हैं जिनकी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी या तो नीचे होती है, ये आपको याद रखना। क्या है कि पिछड़े बालक वे होते हैं जो आयु सीमा स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे होते हैं या नीचे की कक्षा का कार्य करते हैं, वो होते हैं हमारे असमर्थ होते हैं। वो वर्ट एंड वर्डन ने बताया पिछड़े बालक। एक पिछड़ा बालक, यहाँ से नोट करिए इस पॉइंट को, एक पिछड़ा बालक मंद बुद्धि ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक प्रतिभाशाली बालक पिछड़ा नहीं हो सकता इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। ये भी कथन आपको याद रखना। अब पिछड़े बालकों के प्रकार देखो। एक तो होता है सामान्य पिछड़ापन, यदि ऐसे बालक अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों में कमजोर हो, बिल्कुल सामान्य। और विशिष्ट पिछड़ापन, यदि बालक अपने पाठ्यक्रम के या तो एक सब्जेक्ट में या किसी दो सब्जेक्ट में क्या होगा, कमज़ोर होगा। एक तो ऐसा होता है जो बिल्कुल ही सभी विषय में कमज़ोर है, वो तो सामान्य है। और विशिष्ट पिछड़ापन, ऐसे बालक जो किसी एक या दो सब्जेक्ट में कमज़ोर है। पिछड़ेपन का उपचार किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। अब कैसे करेंगे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था देखो। पिछड़े बालकों के लिए पिछड़ेपन के कारण को जानना, उससे दूर करना या फिर उसका निदान या उपचार करना, मनोचिकित्सकों की सहायता लेना, समय समय पर बालक के स्वास्थ्य की जांच करवाना, वातावरणीय कारकों पर नियंत्रण करना, पारिवारिक वातावरण में सुधार लाना और गलत संगति को दूर करना, व्यक्तिगत ध्यान देना। फिर अपराधी बालक।
अपराधी बालक देखो यहाँ पर, इसको हम समस्यात्मक बालक या व्यक्तित्व विकार वाले बालक भी कहते हैं। जो बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा अमान्य व्यवहार के अनुसार करते हैं, वो बाल अपराधी कहलाते हैं। यानी जो समाज के विरुद्ध कार्य करते हैं, अर्थात सामाजिक नियमों का उल्लंघन, समाज विरोधी तरीके से किया जाने वाला कार्य बाल अपराध कहलाता है। ठीक है। और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला अपराध बाल अपराध की श्रेणी में आता है। और मैं आपको बता दूं, बाल अपराध के जनक आपको याद रखना है, बाल अपराध के जनक कौन है, बताओ जल्दी से। बाल अपराध के जनक है साथियों सीजर लैम्ब्रासो। कौन है? सीजर लैम्ब्रासो। ये एक बार प्रश्न पूछा भी गया था। क्लियर? अब देखिएगा, अब बाल अपराधी बालक की विशेषता क्या है। ऐसे बालक की शारीरिक संरचना आयताकार होती है, यह हष्टपुष्ट और मांसपेशियों वाले होते हैं। ऐसे बालक संदेही, आपराधिक, विद्रोही और आक्रामक व विध्वंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ये जो अपराधी बालक हैं वो सत्ता के विरोधी और सत्ता के आगे ना झुकने वाले और शत्रुपूर्ण भाव रखने वाले होते हैं। ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे बालकों में स्नेह का अभाव पाया जाता है। माता पिता के नैतिक मानदंड इन्हें निर्देशित नहीं कर पाते। बाल अपराध कार्य करते हैं, शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं, विद्यालय से भाग जाते हैं और कक्षा में जानबूझकर देरी से आते हैं। वो समय पर गृह कार्य नहीं करते, क्रोध व झगड़ा करते हैं, छोटे बालकों को तंग करते हैं और कक्षा में चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। ये आप लोग जान रहे हो सभी। विद्यालय में सामग्री को नुकसान पहुंचाते हैं, विद्यालय की कार्यवाहियों के प्रति असंतोष व्यक्त करते हैं, निस्संदेह भटकते हैं, निरुद्देशी भटकते हैं, चोरी करना ये काम करते हैं, धोखाधड़ी, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। तो ये सब आपको दिखाई जो दे रहा है, ये सब क्या है। अब इनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करो, जिम्मेदारी के कार्यों को उनको व्यस्त रखो, मनोरंजन के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उनको उचित उदाहरण ऐसे प्रस्तुत करो जिससे वो शिक्षा ले सकें। ऐसे बालकों के दोषों को बार बार उजागर नहीं करना चाहिए, उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए और बाल सुधार गृह की उनको व्यवस्था करनी चाहिए। विकलांग बालक देखो आप, मानसिक रूप से विकलांग या फिर शारीरिक रूप से विकलांग दो प्रकार से हो सकते हैं। मानसिक रूप से विकलांग या मंद बुद्धि बालक, धीमी गति से सीखने बालक और मानसिक रूप से पिछड़े बालक और मंदित मना बालक और या बेमंदित बालक, ये सभी एक ही नाम है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक को कई नामों से जानते हैं, या तो विकलांग बालक होगा मानसिक रूप से, या मंद बुद्धि वाला होगा, या मंदित मना बालक होगा, या बेमंदित बालक होगा। ये आपको याद रखना है। फिर मंद बुद्धि बालक अपनी मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की दृष्टि से उसी प्रकार अपंग और बेबस होते हैं जिस प्रकार शारीरिक रूप से विकलांग बालक बेबस और अपंग होते हैं। क्लियर? ऐसे बालक अपने विकास काल में चलना, बोलना, अमान्य व्यवहार, अन्य व्यवहार करना धीमी गति से सीखते हैं। अवधान अर्थात ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सीमित होती है। तार्किक चिंतन करने में वो असमर्थ होते हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति उनमें नहीं पाई जाती, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है। और फिर असफलता का भय उनमें बना रहता है, हीन भावना के शिकार होते हैं, उत्तरदायित्व की क्षमता सीमित होती है। और एक कथन याद रखना, एल.एस. पेनरोज, कौन है? एल.एस. पेनरोज ने अपनी पुस्तक बायोलॉजी ऑफ द मेंटल डिटीथ के अंतर्गत 4 प्रकार के मानसिक दुर्बलता का वर्णन किया है और यहाँ से प्रश्न बनता है ज़्यादातर। सबसे पहला है मंगोलिज्म बच्चे क्या होते हैं। यह मानसिक दुर्बलता और सर्वाधिक पाई जाती है। यह मानसिक दुर्बलता सर्वाधिक पाई जाती है। इस दुर्बलता से ग्रस्त बालकों की शारीरिक बनावट मंगोलिज्म जाति के लोगों से मैच करती है। इनके मुखमंडल पर क्या होता है? तीखापन होता है और आंखें बादाम की जैसी और होठ पतले और गर्दन छोटी होती है। ये कैसे बच्चे हैं? मंगोलिज्म बच्चे हैं। उनकी विशेषता आपको याद रखनी है, प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में। इनका जो शैक्षिक बौद्धिक स्तर होता है साथियों वो 25 से कम होता है, अर्थात जड़ बुद्धि के बच्चे होते हैं। अगला प्रकार है क्रेटेकिज्म। क्रेटेकिज्म देखो, इस मानसिक दुर्बलता से ग्रसित बालकों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, अर्थात ये कैसे होते हैं? बौने होते हैं। इनकी लंबाई अधिक से अधिक 3 फुट होती है। इनका धड़ हाथ पैर की अपेक्षा
इनका जो धड़ होता है वो हाथ पैरों की अपेक्षा बड़ा होता है और त्वचा ऊपर से कैसी होती है, रूखी होती है। कैटेकिज्म बालकों की विशेषता, शरीर के अंदर पर्याप्त चर्बी होती है और उनका बौद्धिक स्तर होता है 25 से 50 के मध्य, अर्थात मूड बुद्धि के होते हैं। उसके बाद माइक्रोसेफोली, माइक्रोसेफोली प्रकार के बच्चे देखो, इस मानसिक दुर्बलता से ग्रसित बालकों के जो शरीर का आकार है वो छोटा होता है और सिर की परिधि अधिक से अधिक 17 इंच की होती है। फिर हाइड्रोशिम्पोली, ये 4 प्रकार आपको याद रखना। हाइड्रोशिम्पोली, इस मानसिक दुर्बलता से ग्रसित बालकों के लिए सिर का आकार बड़ा होता है और सिर की परिधि लगभग 28 इंच की होती है। उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था की बात करें इन बच्चों के लिए तो पृथक्करण की व्यवस्था होनी चाहिए, मानसिक स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए, विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, मॉन्टेसरी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इनको श्रव्यदर्शी सामग्री का प्रयोग करें, मूर्त रूप से उनको पढ़ाना चाहिए और हस्तकला की शिक्षा देनी चाहिए। अध्ययन की गति धीमी रखना और पाठ को बार बार दोहराना। फिर है शारीरिक रूप से विकलांग बालक और शारीरिक रूप से अक्षम या दोषपूर्ण बच्चों को या निःशक्त दिव्यांग बच्चे कैसे होते हैं। क्रो एंड क्रो का कथन क्या है सुनिएगा इसमें। ऐसे बालक जिनका शारीरिक दोष उन्हें असाधारण क्रियाओं में भाग लेने के लिए रोक देता है उनको हम असक्षम बालक कहते हैं। अब शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के प्रकार देखो, या तो वो अपंग होंगे या हरकत विकलांग बालक होंगे, अंधे या अर्धअंधे भी हो सकते हैं, बहरे और अर्ध बहरे भी हो सकते हैं, बोलने में जो कठिनाई वाले बालक हैं वो भी हो सकते हैं, और अत्यधिक कोमल व निर्बल बालक या नाजुक बालक भी हो सकते हैं। इनको शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए देखो, जो निःशक्त बालक हैं उनके लिए पूरे समय समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे बालकों के लिए कार्यवाही उन्मुख कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। अपंग व हरकत बालकों में जो आत्मविश्वास है उसकी भावना जागृत करनी चाहिए। एक बार लाइक कर दो प्लीज साथियों सभी। अंधे व गूंगे बहरे बालकों के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्पेशल शिक्षा, अंधे बालकों के लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था की जानी चाहिए। और ये प्रश्न याद रखना, अंधे बालकों को संगीत व हस्तकला की शिक्षा देनी चाहिए। अब अर्ध बालकों को किसी भी सामान्य कक्षा में आगे बिठाना चाहिए और प्रकाश की उनको उचित देखरेख होनी चाहिए। बड़े प्रिंट व चित्रों वाली पुस्तक उनको उपयोग में देनी चाहिए तथा शिक्षक को श्यामपट्ट पर बड़े आकार लिखने के लिए कहना चाहिए। मूक बधिर बालकों के लिए ओष्ठलिपि या सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्धबहरे बच्चे होते हैं उनको आगे बैठाना चाहिए और बोलते समय शिक्षक का स्वर ऊंचा और स्पष्ट होना चाहिए। बहरेपन की जांच के लिए डेसिबल द्वारा करके भाषा चिन्ह विधि का प्रयोग करना चाहिए। और जो बच्चे वाणी में दोष हैं, जिन बच्चों के वाणी में दोष है उनका कभी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए और बालकों को सही बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। अत्यधिक कोमल व निर्बल बालकों के लिए उचित आहार की व्यवस्था, संतुलित भोजन दिया जाना चाहिए। ऐसे बालकों को चिकित्सक की देखरेख में रखना चाहिए। अब भारतीय पुनर्वास परिषद विकलांग बालकों के लिए पुनर्वास क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है। अगला है वंचित व अलावान्वित बच्चे, ये कैसे होते हैं, ये प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया था। जो बालक समुदाय के सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से जुड़े होते हैं, विद्यालय रूपी सुविधाओं का वो लाभ नहीं उठा पाते, वंचित व अलावान्वित बच्चे कहलाते हैं। ये प्रश्न अभी 2023 में पूछा गया मेंस में। ऐसे बालकों में दूर दराज में रहने वाले, ग्रामीण तथा कच्ची बस्ती में रहने वाले बालकों की बालक भी इनमें शामिल होते हैं जो सुविधा युक्त विद्यालयों में अध्ययनरत होते हैं। ऐसे बालकों में भिन्न शैक्षिक स्तर पाया जाता है, अल्प भाषात्मक विकास होता है, निम्न अभिव्यक्ति स्तर पाया जाता है और सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव होता है। बाहरी दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रति वो अनभिज्ञ होते हैं और सृजनशीलता को पोषित होने के लिए अवसर दिए जाते हैं। ठीक है ना, अवसर उनको नहीं मिल पाते, यानी कि सृजनशीलता को पोषित करने के लिए उनको अवसर नहीं मिल पाते। ओके, अब इनको शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। हस्तक्षेपण के द्वारा ऐसे बालकों में सुधार किया जाना चाहिए। बालकों को आगे बढ़कर ऐसे बालकों की सहायता करनी चाहिए। ऐसे बालकों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करनी चाहिए। भाषा संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। ऐसी भावना जागृत करनी चाहिए कि वे अन्य बालकों के
समाज स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। अब देखिएगा सृजनशील बालक। ये सृजनशील बालक जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार के होते हैं। जो बालक स्वयं की प्रेरणा और नए विचारों भावनाओं को किसी नई वस्तु का सृजन करते हैं वो सृजनशील बालक कहलाते हैं। इनमें विशेषता देखो, ये कल्पनाशील, मौलिकता, संवेदनशीलता और नमनीयता, ये सब विशेषता उनकी होती है। क्लियर, ये आपको याद रखना। तो आपको ये PDF मिल जाएगी, चिंता मत कीजिएगा। आपको पढ़ाने में अनइंटरेस्टेड हुए सब्जेक्ट, मुझे पता है आज की यूनिट, आज का जो टॉपिक है, आप इसको एक बार 2 या 4 बार खुद ही इस PDF को आप लोग पढ़ेंगे। नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लो खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से। क्लियर। देखो आपको आगे यहाँ पे और भी प्रकार हैं। ये प्रश्न आपको याद रखना, बुद्धि का संबंध किससे होता है। और यहाँ से देखो, सृजनात्मकता अपसारी चिंतन पर आधारित है, जबकि बुद्धि अभिसारी चिंतन पर आधारित है। नोट कर लो इस पॉइंट को। अपसारी व अभिसारी शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था गिलफोर्ड ने। किसने किया था? गिलफोर्ड ने। ये प्रश्न बनने वाला है। सृजनात्मकता का मापन कहाँ से करेंगे? ये प्रश्न भी बाल अपराध के आधार आपको याद रखने हैं। तो ये देखो, मैं आपको कल की क्लास में भले ही बता दूंगा इसको मैं। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5। आप इस PDF को डाउनलोड कर लो पूरी को, अच्छे से और भी समझ में आएगा। तो यूनिट नंबर 5 आपको अगली क्लास में पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। धन्यवाद।